नमस्कार, मैं आयुर्बज़ एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल ढोलकिया टॉपर्स टॉक सेशन में आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं वैद्य ध्रुव सुतरिया। ध्रुव, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर। मेरा नाम ध्रुव सुत्तरिया है। मैंने रिसेंटली AIPGT 2024 का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 13 है और EWS कैटेगरी रैंक 5 है। बढ़िया। आपने अपना यूजी कहाँ से कंप्लीट किया था? मैंने अपना यूजी श्री VM मेहता आयुर्वेदा कॉलेज राजकोट गुजरात से किया है। हम्म। ये पीजी के बारे में आपने कैसे सोचा और क्यों सोचा? एग्जैक्टली आप पीजी की ओर क्यों गए? क्योंकि अभी ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही यूजी खत्म होता है डायरेक्ट प्रैक्टिस में जाना है, या फिर जनरल प्रैक्टिस एलोपैथी प्रैक्टिस की ओर जाना है। तो उस ओर ना जाके आपने पीजी को क्यों चुना? अ, मेरा पीजी के लिए थोड़ा सा वो डिसीजन तो थर्ड ईयर से आया था, क्योंकि जीपी हम्म। तो वो मैंने जीपी देखा था। जीपी तो सब लोग कर ही रहे हैं ऐसा, लेकिन वो आयुर्वेद में कुछ मतलब आयुर्वेद में कुछ करना था। तो फिर वहां से एक पीजी का ख्याल आया और एक मास्टर, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज होती है तो ओपीडी का इतना एक्सपोजर नहीं होता और वो कुछ ऐसा। तो वो 3 साल कुछ पेशेंट का एक्सपोजर मिले और फिर धीरे धीरे मुझे सर्जरी मतलब शल्य सब्जेक्ट वो मेरा ड्रीम सब्जेक्ट था, मुझे अच्छा लगता था, तो मुझे लगता था कि उसमें और 3 साल कुछ अच्छा हो, मतलब इसलिए एक सब्जेक्ट की ओर से और वो आयुर्वेद में कुछ करना है एक वो है। और वो सब देख के फिर मैंने पीजी का डिसाइड किया था थर्ड ईयर से कि बढ़िया, पीजी मतलब करना है। आपने थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर से ही तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसा नहीं था कि आपने केवल इंटर्नशिप में की या फिर बाद में की, आपकी तैयारी ऑलरेडी पहले से शुरू थी। मतलब पीजी का सोच रखा था, लेकिन अच्छे से तैयारी फोर्थ ईयर के जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से किया, मतलब वो पीजी में तो हम्म। आपको हेल्प करेंगे ही। तो फोर्थ ईयर के हम्म। सब्जेक्ट जो है वो तो अच्छे से किए, लेकिन अच्छे से तैयारी तो इंटर्नशिप से ही की थी शुरू। बढ़िया। बढ़िया। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था या किस तरह से था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो सीनियर है या फिर जिन्होंने आगे अटेम्प्ट किया है उनको ही मिल पाता है। तो आप ये थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। मतलब वो पिछले साल गुजरात ड्यू टू इंटर्नशिप इश्यू वो एलिजिबल नहीं हो पाए थे, तो फिर एग्जाम 2023 की नहीं दे पाए थे, लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। गुड, बढ़िया। आपका ये मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो सीनियर है वो उन्हीं को मिल सकता है। अच्छी तरह से मेहनत की जाए तो आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हम्म। ये पूरी जो आपकी जर्नी रही उसके दौरान आपने प्रॉपरली टाइम मैनेज कैसे किया? क्योंकि ये सबसे सभी विद्यार्थियों के लिए जानने योग्य विषय है कि एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, आपने कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट में तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर हम इंटर्नशिप में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो उसमें क्या होता है कि कॉलेज में ओपीडीज और वो हॉस्पिटल टाइम होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज होगी तो इतनी ओपीडी में भी आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। लेकिन हम्म। उसमें क्या है कि ड्यूरिंग ओपीडी हम इतना कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाते, तो फिर उसमें हम रिवीजन टॉपिक्स या फिर हमने अगले दिन जो किया है उसका सिर्फ रिवीजन करना है, और वो सब सारे जो रिवीजन टॉपिक है एफएक्यू टॉपिक है उसका सिर्फ रिवीजन और वही पोर्शन रखना है। लेकिन जब शाम को फ्री टाइम मिले तब हमें न्यू टॉपिक करना चाहिए। हम्म। जॉब के साथ कई लोग पीजी की तैयारी करते हैं, कई लोग और किसी चीज के साथ मिला के पीजी की तैयारी करते हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मैंने तो ऐसा कोई जॉब और वो कुछ नहीं किया था, लेकिन हम्म। मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद साथ साथ नहीं कर पाऊंगा जॉब के साथ साथ। तो मैंने तो फुल प्रिपरेशन कर बैठ कर ही किया था। लेकिन अगर आपकी कैपेबिलिटी आप कर सकते हो, अगर आप पूरे दिन जॉब करके शाम को फिर भी आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो तो आपको करनी चाहिए। वरना मैं नहीं कर पाता था, तो मैंने कोई जॉब और वो अटेंड नहीं की, ज्वाइन नहीं किया था। मैं सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस था मेरा। हम्म। आपने जो कोचिंग लिया चरक कोचिंग से, उसमें पूरी पैटर्न क्या थी? पैटर्न के बारे में सभी को थोड़ा बताइए। पैटर्न में तो चरक कोचिंग का एक मैं बेस्ट पार्ट बोलूंगा तो वो है उसका वीकली प्लानिंग। और जब वीकली प्लानिंग खत्म हो तो उसके बाद
अ, हर मंडे को एक वीकली प्लानिंग आ जाता है। तो आपको प्लानिंग के लिए कोई आपको कुछ से कुछ बनाना ही नहीं है, मतलब उसमें आपको कुछ मगज लगाना ही नहीं है। आपको हर मंथ के हर वीक के स्टार्टिंग में आपको एक मंथली वीकली स्केड्यूल मिल जाता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो आपको मतलब प्लानिंग मिल ही जाती है, आपको सिर्फ उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। मतलब चैप्टर वाइज प्लानिंग होती है, उसके बाद अगर आप वीक खत्म हो उसके बाद एक वीकली टेस्ट कंडक्ट होता है। फिर एक यूनिट खत्म हो तो यूनिट का प्लानिंग और उसकी टेस्ट। और पैरेलल जब थोड़ा सा पोर्शन खत्म हो जाए उसके बाद पैरेलल रिवीजन भी चालू हो जाता है। तो आपको कुछ अपने ओर से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो आपको मिल ही जाता है प्लानिंग। तो आपको सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसको खत्म करना है टाइम टू टाइम। तो प्लानिंग एक मैं बेस्ट पार्ट बोलूंगा चरक कोचिंग सेंटर का, कि वो प्लानिंग आपको दे देते हैं पहले से ही। कई बार कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई संहिता पोर्शन है, बहुत पढ़ना होता है, उससे इजी रहता है कि छोटी छोटी चीजें कर ले। या फिर तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे संहिता का पार्ट जो है वो थरली हम्म। पढ़ना चाहिए या फिर किसी और चीजों के ऊपर फोकस कर देना चाहिए? आपका इसके बारे में क्या विचार है? हाँ, थॉरली पढ़ना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आप संहिता पढ़ रहे हो तब आप अथ से लेके इति तक फुल पढ़ना ही है, क्योंकि जो कॉमनली एफएक्यू और हम देख सकते हैं कि एआईपीजीटी में वही पूछा जाता है कि अंडरलाइन एफएक्यू। लेकिन मेरा सोचना है कि अभी जो पेपर स्टाइल चल रही है, मतलब जो हार्ड होता रहे, अब तो स्पेसिफिक श्लोक बेस ही वो आंसर गिनते हैं। मतलब उसके हम्म। पर्याय और वो सब कुछ भी नहीं चलता, मतलब उसका ट्रांसलेशन भी नहीं चलता। अगर आप एज अ श्लोक में जो लिखा है वही हम्म। वही वो लोग आंसर गिनते हैं। मतलब आपको मेरे ख्याल से जब आप फर्स्ट बार संहिता पढ़ रहे हो तब आपको अथ से लेके इति तक पढ़नी चाहिए। लेकिन आप सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन में फिर आप फोकस करो ओनली सिर्फ अंडरलाइन बॉक्स और जो एफएक्यू है उसके लिए, लेकिन एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। हम्म। कई बार बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि जो कि आयुष जीके सब्जेक्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट है या फिर रिसर्च है, उसके बारे में क्या किया जाए, या फिर कोचिंग से उसके बारे में आपको हेल्प मिलती है नहीं मिलती है? वो जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसमें से पूछा जाता है नहीं जाता है? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए सबसे दिक्कत वाला पार्ट रहता है संस्कृत, सेकंड रिसर्च, थर्ड आयुष जीके। हम्म। अ, एक 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 तरह से देखा जाए तो ये सारे जो संस्कृत, लेकिन इस साल की बात करें तो आयुष जी के और रिसर्च से ज्यादा क्वेश्चन थे। तो अब लोग हम्म। वो जो एग्जाम कमेटी वो लोग जो है वो अब आयुष जी के और रिसर्च पर भी ज्यादा फोकस करने लगे, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन अब डालते हैं वो लोग, इस साल भी थे। और वो सब्जेक्ट ऐसे है कि थोड़ा कंसाइज मैनर में आप थोड़ा सा इंपोर्टेंट पढ़ोगे तो भी आपसे हो जाएंगे। मतलब इतने इजी है और आप उससे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ, लेकिन लास्ट में करे, लेकिन करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो सारे सब्जेक्ट इजी भी है, आप कर लोगे और उससे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अगर हार्ड निकले तो वो सबके लिए हार्ड ही होंगे, हम्म। लेकिन जितना आपको बेसिक सबको आना चाहिए वो आपको भी आना चाहिए, तो उससे आपके क्वेश्चन जितने निकलेंगे वो बन जाएंगे। लेकिन जो हार्ड हम्म। लगेंगे वो सबको लगेंगे, मतलब वो करना चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लास्ट में तो लास्ट में, लेकिन करना चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने कितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी? एप्लीकेशन जो आयुर्बज है उसमें इज इट सफिशिएंट, या आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए? हाँ, मैं स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ ना, चरक कोचिंग सेंटर जो वीकली प्लानिंग देता है, तो वीकली प्लानिंग में उसका सिर्फ वो स्केड्यूल पढ़ाने का, मतलब एक दिन का जो स्केड्यूल इस दिन में मानो के चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आज पढ़ने हैं, तो उसको शाम के उसके ही चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं। मतलब आयुर्वेद स्टडी में सारे पेपर्स है, मतलब चैप्टर वाइज ले लो और स्थान वाइज यूनिट वाइज सब्जेक्ट के अलग से जो सब्जेक्ट होते हैं उसके भी क्वेश्चन पेपर। तो प्रैक्टिस तो हो जाती है, मतलब चैप्टर वाइज भी हो जाती है, यूनिट वाइज भी हो जाती है। और लास्ट लास्ट में जब फुल एआईपीजीटी के पेपर्स के लिए मॉक टेस्ट, तो उसकी भी प्रैक्टिस तो हो जाती है। मतलब क्वेश्चन इनफ है। आपने कुल कितने मॉक पेपर की प्रैक्टिस की थी, अप्रोक्सीमेटली, रफली? रफली आयुर्बस से तो जितने लास्ट मंथ का जो मोर स्केड्यूल था देन, जिसमें एक दिवस मोर एक देन दिन में तीन तीन होती। 80, 90, 100 की ही होगी। हाँ हाँ, उससे 80 90 आपको 100। बेनिफिट क्या हुआ? उससे आपको एग्जैक्टली बेनिफिट क्या हुआ? एग्जैक्टली बेनिफिट में देखे तो इस साल का जो लेंथी पेपर था, तो शायद कई लोगों को ज्यादा लेंथी लगा था, लेकिन मुझे कम लगा था क्योंकि मैंने इतनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की थी। तो
मॉक टेस्ट का एक टाइम मैनेजमेंट में सही बोलूंगा कि आप इतनी सारी मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एआईपीजीटी में भी इतना वो नहीं होगा, और जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो सब आप देखेंगे तो फिर उससे भी आपको फायदा होता है। मतलब आपकी मॉक जो टेस्ट। पूरी की पूरी पीजी की तैयारी है या फिर जो रैंक है, कोई भी अगर विद्यार्थी शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए केवल पढ़ना आवश्यक नहीं है। वो पढ़ने के बाद जहां तक उसके क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होते, उसके सफिशिएंट नंबर नहीं होते, तब तक उसका अच्छा रैंक नहीं आ सकता। इज इट ट्रू? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम मैंने सेकंड टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया था। मतलब जब हम्म। पिछले साल एलिजिबल नहीं थे इस साल, तो उसमें मैंने खास क्या किया था, तो वही था कि मैंने लास्ट लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट बढ़ा दी थी। हम्म। सिलेबस आपने ये जो पूरा थरली संहिता वगैरह पढ़ा, तो उसके दौरान कई बार ऐसा समय भी आया होगा कि आप उस सिलेबस में पीछे रह गए होंगे। हाँ। जैसे डेली एक या दो अध्याय चलते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है, तो आपने वो मैनेजमेंट पूरा कैसे किया था? अ, हाँ, मैं स्टार्टिंग में जब फर्स्ट बार इंटर्नशिप में, मानो कि फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट ही की अच्छे से, तो मैं क्या करता था कि मुझे मैं ऐसा हूँ कि मैं एक ही टॉपिक में पढ़ा रहता हूँ, मुझे टाइम लगता है मतलब फर्स्ट टाइम में। तो मानो कि सैटरडे को सिलेबस वीकली खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा कई बार संडे या मंडे को खत्म होता था, लेकिन मैं वो पूरा करके ही दूसरा सिलेबस स्टार्ट करता था। मतलब मैं मंडे को शायद वीकली टेस्ट दूंगा, लेकिन मैं एक बार खत्म कर कर दूंगा। तो फिर वो थोड़ा पहली बार में टाइम जाता है, लेकिन पहली बार में अच्छे से करने के लिए थोड़ा टाइम जाए तो मेरे ख्याल से सही है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है वो, एक दिन लेट हो तो हो, लेकिन खत्म करना है, और उसके बाद ही न्यू सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मतलब पहली जितना बार भी अच्छे से करे वो करना चाहिए। परफेक्शन से करना है, हाँ, पहली बार अच्छे से परफेक्शन से करना है। तो उसका फायदा आगे मिल पाएगा। हाँ, फिर आपको सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन में आपको अच्छा हम्म। मतलब इजी हो जाएगा। हम्म। आपने जो पूरा डेली, वीकली, यूनिट, मॉक, वो जो पूरा का पूरा चरक कोचिंग का प्लानिंग था, वो कितने परसेंटेज फॉलो किया था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई विद्यार्थी स्टार्टिंग में कर पाते हैं, बीच में हाँ छूट हाँ। जाता है, आखिर में आते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम परसेंटेज के हिसाब से गिने, तो अप्रोक्सीमेटली आपने वो कहाँ तक फॉलो किया था या फिर कितना प्रयास किया था वो करने के लिए? अ, मेरे ख्याल से मैंने 80% तक तो किया होगा, लेकिन लास्ट लास्ट में जब सारे सब्जेक्ट और सब मिक्स हो जाता है तो फिर तब छूटने लगा था थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब ज्यादा छूट जाता है तो फिर मैं वो छोड़ देता हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ से मैं कभी कभी पैरेलल ले लेता हूँ पूरा करने के लिए, अपने ओर से अपना प्लानिंग बना के ऐसे साइड में। मतलब अगर जितना भी प्लानर वगैरह दिया जाता है, जितनी भी प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाती है, वो अगर आप 60% तक भी फॉलो कर पाए, तो आपके रैंक आने के चांसेस रहते हैं। इज इट ट्रू? हाँ जैसे हाँ आपने 80% किया, आपका इतना ऊपर रैंक आया। तो अगर कोई विद्यार्थी 60%, सत्तर हाँ परसेंट तक भी फॉलो करता है, तो फिर उसका रैंक आना पॉसिबल है, एडमिशन उसका गवर्नमेंट में हो जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा। 60-70% अगर संहिता भी अच्छे से कर ली, क्योंकि संहिता हम्म। का अंदर चरक सुश्रुत का रेशियो चेंज होता है, लेकिन थ्रू आउट जो संहिता का पोर्शन 60-70% पूछा जाता है, वो तो फिक्स ही हम्म। होता है हर साल। इतना तो पूछा ही जाता है। लाइक काश्यप में इस साल काश्यप संहिता से ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन आप हम्म। संहिता अच्छे से करोगे तो आपका गवर्नमेंट में एडमिशन आराम से हो जाएगा। संहिता वगैरह आपको अच्छी तरह से पढ़ाई गई थी? हाँ आपने भी की होगी। हाँ। अप्रोक्सीमेटली कितनी बार रिवीजन हुआ था संहिता का? अप्रोक्सीमेटली, जैसे चरक अप्रोक्सीम सूत्र का आप ले लें, फॉर एग्जांपल चरक सूत्र से शुरुआत होती है, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी बार रिवीजन हुआ होगा कोचिंग की ओर से, और आपने कितनी बार किया होगा? इतना कुछ याद तो नहीं, लेकिन 6-7 बार 7-8 बार, उससे ज्यादा हो तो भी मतलब कुछ याद नहीं मिनिमम है। 6 to 7 टाइम्स आपने किया है। एक्सेलेंट। हाँ कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि जैसे आपने पेपर वगैरह दिए तो आपसे कई विद्यार्थियों को ज्यादा मार्क होंगे, ऐसा इट कैन बी हाँ पॉसिबल। हाँ, वो तो तो लास्ट कई तक बार होता वो ही है। पूरा, हाँ, रिजल्ट देके कई बार आप नर्वस भी हो गए होंगे, या हाँ फिर कई बार पढ़ने में कोई चीज दिक्कत वाली आ गई तो आप डिमोटिवेट भी हुए होंगे। ऐसा हाँ। भी लगा होगा कि नहीं, अभी पीजी की तैयारी करके क्या करना है, या फिर आगे कैसे बढ़ूं। ऐसी स्थिति में आपने अपने मन को शांत कैसे रखा था, और आपने क्या चीज पकड़ के यहाँ तक आप आगे बढ़े? मतलब डिमोटिवेट हो तब आप क्या करते हो ऐसा? हाँ हाँ हाँ, या फिर जैसे आप कई बार ऐसा देखते हैं कि रिजल्ट में बच्चे आपसे आगे हैं, कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोचिंग के अन्य विद्यार्थियों को आपसे ज्यादा मार्क है। हम्म, ऐसा इट कैन बी पॉसिबल इन सम टेस्ट।
तो फिर हाँ। ऐसी स्थिति में आपने क्या किया? नहीं, मैं उतना माइंड में नहीं लेता था, मतलब कम मार्क्स आए थे तो लाइक हम्म। मैंने भी कहीं पे थोड़ा सा लिबरल पढ़ा होगा, या फिर मेरा कहीं पे वो वीक रह गया होगा, या फिर मैंने हम्म। क्वेश्चन अच्छे से अटेंड नहीं किया होगा, तो फिर मैं उतना माइंड में नहीं लेता था। लेकिन वो कभी कभी अच्छे मार्क्स आ जाते थे तो फॉर्म में आ जाना वो सब होता है थोड़ा सा, लेकिन दूसरे टेस्ट पे फिर कम मार्क्स आ जाने और वो सब, लेकिन उसको मैं इतना माइंड में नहीं लेता था। जितना गलत हो गए, मैं ऐसा सोचता था कि जितने गलत होंगे उतना अच्छा है, तो उतना आपको डायरेक्टली याद रह जाते हैं या फिर वो सब। और हम्म। डिमोटिवेट की बात आए तो उसके लिए तो फिर वो अपना जो गोल होता है कि शल्य में लेना है, वो सोच के, या फिर ये अच्छे से पढ़ लोगे तो अच्छी कॉलेज मिलेगी तो फिर अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा और वो सब, ऐसा सब। एक दो सीनियर है जो शल्य में है तो उस वो कभी कभी अपनी स्टोरीज डालते हैं या पोस्ट डालते हैं हम्म। अपने वो ओटी ओटी के, ऑपरेशन थिएटर के, तो उससे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वो सब। हम्म। कॉमन मिस्टेक जो है पेपर के दौरान, ऐसी आपको कोई याद है? आपने अपने पेपर में ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक की? क्योंकि जैसे एक दो मिस्टेक की होगी, अगर वो आपने नहीं की होती तो आपका नंबर और भी आगे होता। जो ड्यूरिंग स्टडी आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर मिस्टेक होती है, ये आपकी कॉमन सिली मिस्टेक है, इसको आपको कंट्रोल करना है, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो ऐसी कोई मिस्टेक आपको याद हो? हाँ। वो ड्यूरिंग पे मतलब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आंसर देना चाहिए। तो मेरा एक आध क्वेश्चन ऐसा गलत हुआ है जो मुझे पता था, लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ने में और जल्दी से आंसर टिक करने में वो मैंने एक गलती की। तो शांति से क्वेश्चन जो, और वो मल्टीपल चॉइस था, तो जब आप मल्टीपल चॉइस कर रहे हो, मतलब हम्म। जो आपको, हाँ, तो फिर तीन चार सेंटेंस वाले और वो क्वेश्चन होते हैं, तो फिर आपको वो अच्छे से शांति से लास्ट में रखने हैं, लेकिन शांति से ही अटेंड करने हैं। तो मेरा एक वो गलत हुआ था, मुझे पता था उसका आंसर, लेकिन वो मेरे जल्दी जल्दी में वो गलत किया है। हम्म। यूजी जो था फर्स्ट टू फोर्थ ईयर, उन दौरान आप कॉलेज के रैंकर थे या नहीं थे? हाँ, मैं था रैंकर। आपका क्या रैंक आता था जनरली? जनरली मैं फर्स्ट रैंक ही हूँ कॉलेज में थ्रू आउट। एक साल शायद सेकंड या थर्ड रैंक था, लेकिन ओके। थ्रू आउट फर्स्ट आपकी रैंकर ही था। आपकी जो यूजी की जर्नी थी और जो पीजी की जर्नी है, उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या आता है? कई बार बच्चों को ये भी दिक्कत रहती है कि उनका यूजी का रिजल्ट अलग होता है, जब वो पीजी की प्रिपरेशन करते हैं तब वो रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो आपने क्या चीज माइंड में रखी थी? अ, देखिए, अगर यूजी से ही आप ऐसा पीजी का सोच रहे हो, तो फिर यूजी हम्म। के सब्जेक्ट आप इतनी अच्छे से करो कि आप हम्म। हो जाए और इतना आपको आसान हम्म। हो जाए। और अगर और खास करके सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट है आरएसबी के, वो ज्यादा दिक्कत देते हैं लास्ट हम्म। में पीजी में। तो अगर आप सेकंड ईयर में ही आरएसबी के अच्छे से करोगे और वही आप अच्छे से नोट्स बनाओगे और वो सब करोगे, तो आपको पीजी में वो काफी हेल्पफुल होगा। बाकी थ्रू आउट यूजी में आप अगर पहले से मान के चलो कि आपको पीजी ही करना है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट है, फिर आप भले ही यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू ही करो, लेकिन अच्छे से करो वो टॉपिक, तो आपको काफी इजी हो जाएगा। मैंने फोर्थ ईयर से सोचा था कि पीजी करना है, मतलब तो फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट बहुत आईएमपी है, चाणक्य शल्य, तो आप वहीं से अच्छे करोगे तो आपको पीजी में काफी हेल्पफुल रहेगा। आपने ज्वाइनिंग फोर्थ ईयर से किया था, दैट हाँ। मीन्स। बढ़िया। द्रव्य गुण और रसशास्त्र में बच्चों को काफी दिक्कत होती है। वैसे क्वेश्चन सरल पूछे जाते हैं, लेकिन जो मन में हम्म। एक हाव है वो क्रिएट होता है। तो उसमें आपको मटेरियल वगैरह मिला था? वो मटेरियल से फायदा होता है? हाँ, मटेरियल मिला था और मटेरियल से फायदा भी होता है, क्योंकि उसमें वो ज्यादा डीप नहीं जाते। अगर डीप जाएंगे तो फिर वो सबके लिए सेम ही होगा, मतलब सबको तुक्का लगाना है। जिसका नसीब होगा तो उसका सही लग जाएगा, किसी का गलत होगा। लेकिन बेसिक जो है वो हमारे हाथ में ही है, और मोस्टली बेसिक ही पूछे जाते हैं। देखिए, आर एस है तो पार्ट वन और पार्ट टू लेके चले, तो पार्ट वन में से आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा बेसिक है, यंत्र शस्त्र परिभाषा, यंत्र परिभाषा वो सब, तो उसमें से क्वेश्चन बेसिक ही पूछे जाते हैं, तो वो आपको सही होंगे। लेकिन पार्ट टू में महारस और वो सब है, तो वो आप पहले से जितना रिवीजन करोगे तो वो भी आपको याद हो ही जाएंगे। हम्म। जो फिजिकल डाउट सेशन वगैरह थे, या फिर जो कोचिंग की ओर से आपको कॉल वगैरह आते होंगे, या फिर जो वन टू वन गाइडेंस है, वो आपको बेनिफिशियल लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जैसे कई बार फिजिकल सेशन होते हैं, वो आपने अटेंड किए होंगे,
उसमें जो वन टू वन गाइडेंस है, तो ये सब चीजें बेनिफिशियल है या नहीं है? हाँ, बेनिफिशियल है। और उससे क्या उसमें फायदा ज़्यादा होता हुँ, है? उसमें हमें थोड़ा-सा वो पता चलता है प्रैक्टिकली कि क्या मतलब क्या होता है, क्या करना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो सब मतलब जब वन टू वन डिस्कशन या फिजिकल वो होता है फिजिकल डाउट सॉल्विंग सेशन, तो उसमें हम डाउट्स के साथ साथ जो सीनियर्स आते हैं तो वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और जो प्रैक्टिकली सोचा जाता है कि कितने क्वेश्चन कैसे अटेंड करने चाहिए, ऐसा मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, क्या सिंगल श्योर कैसे करना है, वो सब तो उसका भी फायदा होता है। फिर मोटिवेशन वाइज और थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं वो सब, मतलब वो वर्थ इट है फिजिकल डाउट सॉल्विंग सेशन। ओके। इन अ नटशेल, आप अपने जूनियर बच्चों को चरक कोचिंग रिफर करना चाहेंगे, वाई? ज़रूर रेफर करूँगा, करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे चरक कोचिंग का पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे प्लानिंग वाइज, क्योंकि एक प्लानिंग चाहिए होता है वरना कभी सिलेबस खत्म नहीं होता। और आपको रिवीजन, क्योंकि आप खुद से प्लानिंग बनाओगे तो आपका आपको उतना पता नहीं है कि क्या कितनी टाइम में हो जाना चाहिए, कितना रिवीजन होना चाहिए। तो मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने चरक कोचिंग का प्लानिंग मुझे अच्छा लगा कि आपको वीकली प्लानिंग आ जाता है, मंथली प्लानिंग आ जाता है, रिवीजन का भी प्लानिंग साथ साथ में आ जाता है। और उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देने होते हैं, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा माइंड नहीं चलाना है, सिर्फ आपको प्लानिंग ही फॉलो करना है। तो प्लानिंग तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। आपको आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ करते जाओगे तो भी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लानिंग जितना बताया जाए उतना करते जाओ। मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। हुँ, हम्म। थैंक यू वैद्य ध्रुव सुतरिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आप अपनी बातों के द्वारा, अपने इस मोटिवेशनल टॉक के द्वारा बच्चों को और गाइड करते रहेंगे। यही आपसे एक विनती है, यही आपसे एक शुभकामना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं चरक कोचिंग सेंटर की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।